यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी नॉलेज हाउस मैजिक। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट। मनी क्या होता है? मनी होता है मुद्रा, पैसा, रुपया। और क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट होता है साख, ऋण। अंडरस्टूड? नाउ मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एज वी ऑल नो, हम सभी जानते हैं कि मनी को हम यूज़ करते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज में। मतलब हमें कोई भी गुड्स खरीदना और बेचना है मार्केट में, तो हम मनी का प्रयोग करके उसको खरीद और बेच सकते हैं। कोई भी सर्विस को हमें परचेज करना है, एंटरटेन करना है, उसको हम एंटरटेन कर सकते हैं मनी का पे करके, मनी का यूज़ करके। सो मनी एक बहुत ही अच्छा साधन है आज के समय में, जिसका प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं? हम गुड्स और सर्विसेज को परचेज एंड सेल कर सकते हैं। मनी एक ऐसा साधन है जिसका यूज़ करके हम अपनी जो हमारे ऊपर लायबिलिटी है, जो हमें हमारी देनदारी है, उसको भी पे कर सकते हैं। मनी का बहुत प्रयोग है आज के समय में, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि मनी का इंट्रोडक्शन जो हुआ वो कब हुआ, किन कारणों से हुआ। सबसे पहले आपको पता होगा कि इंडिया के अंदर बार्टर एक्सचेंज सिस्टम था। बार्टर एक्सचेंज सिस्टम क्या है? बार्टर एक्सचेंज सिस्टम है एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज करना। तुम मुझे क्या दो, जैसा आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, तुम मुझे शूज़ दो, मैं तुम्हें व्हीट दूंगा। अंडरस्टूड? तुम मुझे शूज़ दो, मैं तुम्हें व्हीट दूंगा, या मैं तुम्हें शूज़ दूंगा, तुम मुझे व्हीट दो। ये जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है व्यापारी, ये कह रहा है कि मैं आपको जूते दूंगा, आप मुझे गेहूं दे दो। और ये राइट साइड में हमारा किसान बैठा हुआ है, क्या लेकर? व्हीट लेकर। तो जूते वाले ने बोला कि आप मुझे गेहूं दे दो, मैं आपको क्या दे दूंगा? शूज़ दे दूंगा। अगर इन दोनों में ट्रांजैक्शन हो जाती है तो दैट इज़ बार्टर एक्सचेंज। बट जो हमारा एक किसान है, ये कह रहा है कि मुझे शूज़ नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? कपड़ा चाहिए। मतलब दिक्कत आ गई, यहाँ पे ट्रांजैक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि दोनों की ज़रूरतें अलग अलग है। किसान को कपड़ा चाहिए और जूते वाले को गेहूँ चाहिए। किसान जूते वाले को गेहूँ नहीं देगा, क्योंकि किसान को जूते नहीं चाहिए, बल्कि क्या चाहिए? कपड़ा चाहिए, और जूते वाले के पास कपड़ा नहीं है। तो जूते वाले और फार्मर के बीच में ट्रांजैक्शन नहीं होगी, बार्टर एक्सचेंज नहीं होगा। तो जो इस तरह की जो समस्या आती है, जहाँ पे दोनों की ज़रूरतें अलग अलग होती है और ट्रांजैक्शन नहीं हो पाती, इस समस्या को कहते हैं हम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। क्या कहते हैं? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अंडरस्टूड? सो हमारा जो बार्टर एक्सचेंज सिस्टम है, इसमें बहुत सारी खामियां थी। इन्हीं खामियों की वजह से हमारा मनी का इंट्रोडक्शन हुआ, हमारे मनी का आगाज हुआ, इसको लॉन्च किया गया। अब एक तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की जो समस्या थी बार्टर एक्सचेंज में, ये सबसे बड़ी समस्या थी। इसके अलावा मैं आपको एक दो समस्या और डिस्कस कर लेता हूँ बार्टर एक्सचेंज की। पहली तो यही हो गई जो मेन है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मतलब दोनों की ज़रूरतों का मैच ना करना, दोनों की आवश्यकताओं का तालमेल ना बैठना। दूसरी जो समस्या थी वो स्टोरेज की थी। समटाइम्स क्या होता था, एक बंदे के पास में फॉर एग्जांपल बुफेलो है, ठीक है, और वो बुफेलो देकर गेहूं लेना चाहता है, बट उस किसान के पास में बुफेलो को रखने के लिए, बांधने के लिए उतनी पर्याप्त जगह नहीं है। तो उस केस में भी ट्रांजैक्शन नहीं हो पाती थी, मींस लैक ऑफ स्टोरेज। ठीक है। दूसरा जो तीसरी समस्या थी बार्टर एक्सचेंज की, वो थी डेफर्ड पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट। समटाइम्स फ्यूचर पेमेंट करने में भी समस्या आती थी। हो सकता है फ्यूचर में हमने जो पेमेंट करने का वादा किया है वो वादा हम ना निभा पाए, उस टाइम वो गुड्स अवेलेबल ना हो, उस क्वालिटी में अवेलेबल ना हो। तो इस तरह की समस्याएं आती थी बार्टर एक्सचेंज में। इन समस्याओं को दूर करने के लिए मनी का इंट्रोडक्शन हुआ। मनी के इंट्रोडक्शन होने से
ना तो डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स की समस्या आई, आप कोई भी सामान खरीद सकते हो पैसा देकर, कभी भी आप पेमेंट कर सकते हो। पैसा रखने के लिए कोई ज़्यादा जगह नहीं चाहिए होती है। तो जितनी भी खामियां थी बार्टर एक्सचेंज की वो सब किसने दूर करी, वो सब दूर करी किसने, मनी ने। देखिए जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 20 रुपये का नोट, 5 रुपये का नोट, तो ये सब क्या है, हमारा मनी है, करेंसी है, जो हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए। अंडरस्टूड। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, we have seen that money is something that can act as a medium of exchange in transaction. Before the introduction of coins, a variety of objects were used as a money. coins का जो इंट्रोडक्शन है, मतलब जब coins लॉन्च हुए, उनके लॉन्च होने से पहले कई तरह के ऑब्जेक्ट, कई तरह की वस्तुएं यूज़ की जाती थी एज ए मनी। जैसे बहुत ही कई वर्षों पहले भारत में यूज़ किया जाता था ग्रेन्स और कैटल को मनी की तरह, मतलब जो हमारे ग्रेन, जो हमारा जो फसल है और जो हमारे जानवर है उनको यूज़ किया जाता था मनी की तरह। उसके बाद मेटेलिक कॉइन्स आए, जिसमें मेटेलिक कॉइन्स में गोल्ड के कॉइन, सिल्वर, कॉपर के कॉइन, इनको यूज़ किया जाता था एज ए मनी। कई सेंचुरी तक इनका यूज़ हुआ। उसके बाद आया मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में पेपर नोट्स आए और कॉइन्स आए। पेपर नोट्स और कॉइन्स का यूज़ करके हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जो हमारी मॉडर्न करेंसी है वो प्रीशियस मेटल की नहीं बनी होती, जैसे गोल्ड, सिल्वर और कॉपर। अंडरस्टूड। तो जो हमारी मॉडर्न करेंसी है वो एक नॉर्मल धातु की बनी होती है, जिसकी अपनी क्या होती है, फेस वैल्यू होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू वो वैल्यू होती है, मैं आपको बता दूं, जितनी उसमें लागत होती है उसी के ही आसपास उसकी फेस वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल एक रुपए के सिक्के में जो मेटल लगा हुआ है उसकी लागत हो सकता है 1 रुपये से ज़्यादा हो सकता है 1 रुपये से कम हो उस धातु की लागत, तो उसे बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। तो जो हमारी मॉडर्न मनी है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं होती उसकी फेस वैल्यू से। फेस वैल्यू मतलब वो कितने रुपए का सिक्का है। अंडरस्टूड। तो बहुत सारे कॉइन्स आए, आपको लेफ्ट साइड में स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 2500 सदी में ऐसे कॉइन्स चले, फिर उसके बाद गुप्ता कॉइन्स आए, तुगलक कॉइन्स आए, गोल्ड मोहर फ्रॉम अकबर रीजन, और सबसे लास्ट में हमारा मॉडर्न कॉइन है 1 रुपये का सिक्का, जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। अंडरस्टूड। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, 1995 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होने से क्या हुआ, हमारे इंडिया का जो बैंकिंग सिस्टम है वो मॉडर्नाइज हो गया और फुली कंट्रोल किया जाने लगा, किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। आरबीआई सर्कुलेट करने लग गया, प्रिंट करने लग गया, किसको, पैसों को। मैं आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए। इंडिया के अंदर जो आरबीआई है, आरबीआई बोलते हैं एपेक्स इंस्टीट्यूट को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट होता है फाइनेंशियल सेक्टर का, हमारे जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसका सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट बॉस कौन है, आरबीआई मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम सेंट्रल बैंक के नाम से जानते हैं। या यूँ कहे हर देश का एक सबसे बड़ा बैंक होता है, सबका बॉस, वो होता है सेंट्रल बैंक, और उस सेंट्रल बैंक को हम इंडिया के अंदर आरबीआई के नाम से जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो जो आरबीआई है वो हमारे सारे जितनी भी करेंसी होती है उनको इशू करता है, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट और कॉइन्स। जो 1 रुपये का नोट है और जो सिक्के है वो तो छापता है कौन, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़। इसके अलावा जितने भी रुपए है, रुपए जो पेपर नोट्स होते हैं वो छापे जाते हैं किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। आरबीआई उनकी छपाई करवाता है एजेंसीज के द्वारा। अंडरस्टूड। सो हमारा आरबीआई यूज़ करता है किसको, कंट्रोल करता है किसको, मनी को, उसकी सप्लाई को। नेक्स्ट है, हम लोग जो पैसा है वो कहाँ डिपॉजिट करते हैं, हम लोग अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं बैंक में। भाई हमारी जो भी सेविंग होती है इनकम में से, फॉर एग्जांपल हमारी इनकम 10,000 रुपये पर मंथ है, उस 10,000 में से हम लोग 6,000 रुपये अपने एक्सपेंडिचर में खर्च कर रहे हैं अपने ऊपर। बाकी जो 4,000 रुपये है, 6,000 रुपये हमने खर्च कर दिए, 10,000 में से 4,000 रुपये जो बचे हमारे वो हम
बैंक में सेव करते हैं अपने सेविंग अकाउंट में। कहाँ करते हैं? अपने सेविंग अकाउंट में। हम बैंक में अपना सेविंग अकाउंट खोलते हैं जहाँ पर हम उस पैसे को सेव करते हैं और बैंक हमें बदले में क्या देता है? इंटरेस्ट देता है, उस पर ब्याज देता है। अंडरस्टूड? और फिर बैंक क्या करता है? उसको बैंक फर्दर उस पैसे को पब्लिक को ऑफर करता है एज अ लोन के रूप में ऑफर करता है, और बैंक उसे लोन के रूप में ऑफर करके उससे इंटरेस्ट कमाता है, अपनी अर्निंग करता है। ये एक मैं आपको छोटी प्रक्रिया बताई है बैंक की, जो बैंक का कार्य होता है। हम लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं, ठीक है। अब जो हमने बैंक में पैसा जमा किया उसको हम जब मर्जी क्या कर सकते हैं? विड्रॉ कर सकते हैं। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम बैंक जाकर विड्रॉल फॉर्म भर के उसे क्या कर सकते हैं? विड्रॉ कर सकते हैं, पैसे को निकाल सकते हैं। साथ ही साथ हम बैंक में अपना फिक्स डिपॉजिट अकाउंट भी ओपन करा सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है? फिक्स डिपॉजिट अकाउंट वो होता है जिसमें पैसा जमा कर दिया जाता है फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए। इस डिपॉजिट अकाउंट का जो ब्याज होता है वो सेविंग अकाउंट से ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग समटाइम्स एफडी करा देते हैं बैंक में, और इस एफडी को हम किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए कराते हैं। उस टाइम पीरियड के बाद वो हमारी जो एफडी है वो मैच्योर हो जाती है और हमारी रकम हमें ब्याज सहित मिल जाती है। अंडरस्टूड? नाउ जो हमारी फिक्स डिपॉजिट है उसको हम डिमांड डिपॉजिट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट? अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको कैश करा सकते हैं, उस एफडी को ब्रोक करके, उसको कैश करके। अंडरस्टूड? सो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको ये मॉडर्न करेंसी नज़र आ रही है, चेक। नेक्स्ट है हमारा चेक। चेक भी यूज़ किया जाता है आज के समय में। चेक है क्या? चेक एक पेपर डॉक्यूमेंट होता है जिस पे देनदार और जो हमारा रिसीवर होता है उन दोनों के क्या होती है? डिटेल मेंशन होती है। अकाउंट नंबर जहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे किसका अकाउंट नंबर होगा? यहाँ पे देनदार का अकाउंट नंबर होगा जिसको पैसे पे करने हैं, और ऊपर अमाउंट लिखी होगी जहाँ पे अमाउंट रुपीज़ मेंशन है, देख रहे हो आप स्क्रीन पे। और हम नंबर्स में भी अकाउंट अमाउंट लिखते हैं और वर्ड्स में भी अमाउंट लिखते हैं। नीचे इसके कॉर्नर में राइट साइड में उस बंदे के साइन होंगे जो इस चेक का मालिक है, जिसने ये चेक काट के दिया है आपको, मीन्स जो पेमेंट करता है। अब सबसे ऊपर आपको एक इसमें कॉलम नज़र आ रहा होगा पे, कि आप ये चेक ये अमाउंट किसको पे करना चाहते हो। अंडरस्टूड? उसके नाम ये चेक कटता है। जैसे ये इस चेक में प्रेम कुमार को पे करना चाहता है कौन? मोहम्मद सलीम। तो मोहम्मद सलीम ने चेक काट कर दिया 57,000 रुपये का, किसके नाम से? प्रेम कुमार के नाम से। तो प्रेम कुमार ये चेक प्राप्त करके इसको बैंक में डिपॉजिट करेगा और 57,000 रुपये बैंक से प्राप्त कर लेगा। अंडरस्टूड? तो ये हमारा चेक है, एक पेपर डॉक्यूमेंट जो फुली वैलिड है पेमेंट करने के लिए, जो पेमेंट करने के लिए ट्रांजैक्शन करने के लिए फुली एक्सेप्टेबल है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, जिसको आरबीआई ने लीगली अप्रूव्ड कर रखा है कि आप चेक का प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। अंडरस्टूड? कैश का प्रयोग यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट के थ्रू भी हम पेमेंट कर सकते हैं और वो बंदा उस डॉक्यूमेंट को, चेक को बैंक में डिपॉजिट करके कैश ले सकता है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही इस वीडियो में। आगे हम इस चैप्टर में और बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। तब तक आप मेरी इस वीडियो को बार बार देखिए और कमेंट जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।